आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 16 ऑडिट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल कि ऑडिट किस तरीके से किया जाता है और फाइनेंशियल कंट्रोल हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम फ्रॉड्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आज पढ़ना है। कंटेंट्स है हमारे बेसिकली ऑडिट क्या है, टाइप्स क्या है ऑडिट की। इसके बाद जो मेजर कंसर्न है हमारा वो है इंटरनल ऑडिट के साथ कि किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल एंड चेक्स परफॉर्म होते हैं। पर्पस क्या है इंटरनल कंट्रोल का, कंपोनेंट्स क्या है इंटरनल इंटरनल कंट्रोल के, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑडिट किसे कहते हैं। ऑडिट जो है जनरली हम कहते हैं कि अपने जो आपके ऑडिटर्स होते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनीज के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखते हैं, उनके फिजिकल एसेट्स की इंस्पेक्शन करते हैं ताकि पता चलाए कि उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, किसी ने जो है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं की। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने इस ऑडिट के फंक्शन को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हम इंटरनल कर लेते हैं, एक एक्सटर्नल कर देते हैं। अब इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर में क्या फ़र्क है। इंटरनल ऑडिटर वो होता है जो क्या करता है, सारा साल आपके जो है बिजनेस के प्रैक्टिसेस को देखता है कि उसमें कोई फ्रॉड्स वगैरह तो नहीं हो रहे, कोई जो है उसमें चोरी तो नहीं कर रहा, उसमें जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं उन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करता है। जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या होता है, वो साल में एक दफा आता है जब ईयर जो है क्लोज हो रहा होता है। तो आपके वो सारे के सारे जितने भी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उन चीज़ों को क्या करता है, चेक करता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, जो वहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन पुट रिकॉर्ड किया है वो ठीक है, उसमें कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, कहीं पे मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं हुई। तो वो इन चीज़ों को बेसिकली एनालाइज करने की कोशिश करता है। तो अब जब हमने जो है इस चैप्टर में फोकस किया हुआ है इंटरनल ऑडिट पे, तो वो इसीलिए किया हुआ है क्योंकि वो हमारे पास क्या है, कंट्रोलेबल फैक्टर है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों को अगर क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, उसको थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने भी कंट्री कंपनी के अंदर जो आपके सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल ठीक तरीके से चलेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। क्योंकि प्रीवियसली भी चैप्टर में हम जो है इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हम जो है ट्रांसपेरेंसी को लेकर आना है। ट्रांसपेरेंसी कब आएगी, जब आपकी जो है इंटरनल कंट्रोल सही होंगे, जब आप अपने इंटरनल चेक एंड बैलेंस सही तरीके से रखोगे अपने चीजों पे, तभी जाके आपकी जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी। जब आपके इंटरनल कंट्रोल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो जब एक्सटर्नल ऑडिट करने वाला आएगा तो उसको भी जो है वो चीजें बिल्कुल सही तरीके से मिलेंगी। सो इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस जो हमारा इस चैप्टर में है वो अपने इंटरनल कंट्रोल्स पे है कि किस तरीके से कंपनी ने जो है अपने इंटरनल ऑडिट को परफॉर्म करना है और किन चीजों पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है। और इसीलिए कहता है कि इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक से हमारा क्या मुराद है। तो पहले इन्होंने जो है इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपको बताया हुआ है। कहता है कि इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस डिजाइन एंड effected by management to provide reasonable assurance about the achievement of entities' objectives with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, compliance with applicable laws and regulation. कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, वो प्रोसेस है जो डिजाइन किया गया है किसके लिए, कि आपके जितने मैनेजमेंट जो है वो अपना काम इस तरीके से परफॉर्म करे, वो इस चीज की एश्योरिटी दे कि आपकी कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव अगर हम वैन हॉर्न के अकॉर्डिंगली देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब अचीव होगा, जब आपके जो है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा, जब आप अपनी चीजों को सही तरीके से एनालाइज करोगे। कौन सी चीजों को एनालाइज करोगे, सबसे पहली बात ये कहता है कि रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि आप जितने भी रिपोर्टिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस को पुट कर रहे हो, वो सारी की सारी प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही। क्या वो सारी की सारी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल है कि नहीं है। दूसरी बात कहता है कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है डेली रूटीन में, वो इफेक्टिव हैं, वो एफिशिएंट हैं कि नहीं है। जितने वो इफेक्टिव होंगे, जितने वो एफिशिएंट होंगे, उतने ही आपका आउटपुट बेहतर हो सकता है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो देखता है कि कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, कि आपके जितने भी एप्लीकेबल लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जो हमने प्रीवियसली पढ़े थे, क्या वो प्रॉपरली जो है फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसमें कोई लॉ के साथ जो है वो आप लोगों ने उसको इग्नोर तो नहीं किया हुआ।
या आपने जो है उसको प्रॉपरली जो है फॉलो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ये डेफिनेशन आपको किसने दी हुई है? कहता है कि ऑडिटिंग प्रैक्टिस बोर्ड ने दी हुई है कि आपने इंटरनल प्रोसेस को इस तरीके से डिफाइन करना है कि वो एक सिस्टम है जो आप डिजाइन करते हो, ठीक है, जो क्या करती है कि जो आपकी जो है मैनेजमेंट की वजह से इफेक्ट होती है, किस लिए कि वो एश्योरिटी दे इस चीज की कि आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके, ठीक है। ये चीजें आपको जो है बताता है, कौन बताता है? आपके इंटरनल कंट्रोल के लिए जो आप प्रोसेस डिजाइन करते हो। इसकी एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, कहता है कि फॉर एग्जांपल एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट माइट हैव अ पॉलिसी टू चेक द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन परचेज इनवॉइस रिसीव्ड बिफोर इट इज अप्रूव्ड फॉर पेमेंट। This control will help to ensure that the correct amounts are paid to the organization suppliers and would therefore improve the reliability of the amounts reported as purchases. कि अगर आप क्या कर लेते हो कि अपने अकाउंट डिपार्टमेंट्स में आपने जो है पहले क्या कर दिया, एक सिस्टम जो है बना दिया कि आप क्या करोगे, जितने भी इनवॉइसेस आपके पास बनाई जाएंगी वो पहले चेक होंगी, वो पहले कंफर्म होंगी कि ये जितने भी परचेजिंग कर रहा है क्या ये सही है कि नहीं है, आपने इसको अलाउ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, जितनी क्वांटिटी लिखी हुई है क्या वो चीज उतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है कि नहीं है। जब आप इसको प्रॉपर तरीके से इनवॉइस करोगे और फिर आप इसको अप्रूव करोगे कि ठीक है इसने जितना लिखा हुआ था उतनी ही क्वांटिटी लेकर आया हुआ है और इतने अमाउंट पे लेकर आया हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो है थोड़ी सी क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। इससे जितने भी आपने इंफॉर्मेशन जो पुट की हुई है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर ने आपको जितनी भी प्राइसेस वगैरह दी थी, वो जब प्रॉपरली जो है कोट हो जाएंगी, तो आप क्या करोगे, जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे तो आपकी ट्रांजेक्शन्स भी सही कंसिडर होंगी और रिलायबल कंसिडर होंगी। और जब हम क्या करेंगे परचेजेस की, जब उसकी बात करेंगे स्टेटमेंट्स वगैरह की, तो वो भी हमारे पास क्या होंगी, एक कंफर्म और रिलायबल रिपोर्ट्स होंगी। दूसरी चीज जो हमने कहा कि इंटरनल चेक है। इंटरनल चेक क्या है? इंटरनल चेक इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल concerned with ensuring that no single task is executed from start to finish by only one person. क्यों हमने कहा कि आप जो है एक बंदे से सारा का सारा काम ना कराओ? क्योंकि जब आप एक बंदे को सारी की सारी अथॉरिटी दे दोगे तो वो आपको जो है फ्रॉड कर सकता है, उसमें वो आपको चीट कर सकता है। अगर स्टार्ट से आखिर तक सारा का सारा काम एक ही बंदा करेगा तो वो उसमें जो है मिसलीड कर सकता है आपको। जैसे कहता है कि ईच इंडिविजुअल वर्क इज सब्जेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट चेक बाय अनदर पर्सन इन द कोर्स दैट अदर पर्सन ड्यूटीज। कि अगर आप दूसरे बंदे को उसके ऊपर जो है नहीं रखते कि आप उस पर जो है चेक एंड बैलेंस रखो, तो क्या हो जाएगा कि एक ही बंदा लेट से अगर वो क्या करता है, अकाउंट्स का बंदा है और वही बंदा जाता है परचेजेस भी करता है, तो क्या होगा कि अगर एक 5 रुपए की चीज होगी उसको 15 और 20 रुपए पे वो वहां पे कोड कर देगा। जब वो उसकी इनवॉइस बना लेगा उस बंदे से, तो उस पर 15 रुपए या 20 रुपए लिखवा के अकाउंट में उसको दोबारा दर्ज भी उसी तरीके से कर लेगा, क्योंकि उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। जब उसको चेक करने वाला कोई नहीं है तो क्या होगा कि वो आपको टोटली मिसगाइड कर सकता है। मजीद डिटेल में इन्होंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, जो चीज मैंने आपको बताई उसी को इन्होंने जो है थोड़ा सा एलिब्रेट किया हुआ है। कहता है कि अगर आप क्या करते हो कि इंटरनल चेकिंग जो है से कम कर देते हो, तो आपके पास जो है प्रॉपर तरीके से अगर आप क्या करते हो इंटरनल चेकिंग करते हो, तो आपके पास एरर्स और फ्रॉड्स कम हो जाएंगे। कहता है कि एरर शुड बी रिड्यूस्ड सिंस एन एम्प्लॉय विल टेक मोर केयर ओवर देयर वर्क इफ दे नो इट इज गोइंग टू बी लुक्ड एट समवन एल्स। Any error which are made should be spotted by the second person so that corrections can be made. कि जब एक बंदे को पता चल जाता है कि ये मुझ पे नजर रखे हुए हैं, तो वो मोहतात तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन जब आप उसको फ्री हैंड दे दोगे कि आप ही सब करोगे, आप ही जो है वन मैन शो के जरिए से आप सब कुछ करोगे, तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। वो आपको जो है मिसगाइड करेगा, वो आपको जो है कभी भी ये नहीं बताएगा कि जी मैं तो इसमें चोरी कर रहा हूँ, बल्कि क्या होगा, वो सारे के सारे रास्ते ढूंढेगा चोरी करने के, फ्रॉड करने के, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। सो इसीलिए कहता है कि सिमिलरली एन एम्प्लॉय विल बी डिसुएडेड फ्रॉम डिफ्रॉडिंग द कंपनी इफ दे नो that their work will be checked and that it is likely to that their fraud will be discovered. So एक यही तरीका आपके पास है कि आप अपने जो है एम्प्लॉयज को डिस्करेज कर सकते हो कि जब आप उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखोगे, जब चेक एंड बैलेंस होगा तो वो सही तरीके से काम करेगा। सो कहता है कि क्लियरली इट इज पॉसिबल दैट टू और मोर एम्प्लॉयज कुड collude together to defraud their companies. So it is risky to rely on a single internal control at any stage of the operation. However, a comprehensive suite of controls should reduce the risk of material error and frauds of an acceptable low levels. कि फिर अब ये भी जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कोई इस चीज की एश्योरिटी नहीं ले सकता
कि जो आपने 2 या 2 से ज्यादा बंदे यहाँ पे इन्वॉल्व किए थे वो फ्रॉड नहीं कर सकते, वो आपस में मिल नहीं सकते। हो सकता है कि आपने 2 बंदों को जो है फ्रॉड जो है उसके लिए बिठाया था चेक एंड बैलेंस के लिए, वो दोनों आपस में जो है मिल जाए, वो आपको जो है आपस में मिल जाए और उसको कहे कि जी थोड़ा सा हिस्सा आपका हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा हो जाएगा, चुपचाप हम इस काम को चलाते हैं। तो इस तरीके से भी आपके पास पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है एक सिंगल इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट तरीकों से उस चीज को चेक करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल जो है ब्लाइंडली एतबार नहीं कर लेना कि जी मैंने 2 बंदे यहाँ पे बिठाए थे या 3 बंदे बिठाए हुए हैं, वो एक दूसरे पे जो है चेक एंड बैलेंस रखेंगे, अगर आपके पास वो सिस्टम ही खराब हो जाए। जैसे अगर हम देखें तो हमारे जब एजुकेशन सिस्टम में मॉनिटरिंग वगैरह का काम शुरू हुआ, तो पहले तो बहुत सख्ती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोगों ने जो है मॉनिटरिंग वालों के साथ मिलकर उनको जो है पैसे दे दिए कि थोड़ा सा आप जो है हम आपको जो है शेयर देंगे, आप ये मत बताओ कि हम जो है स्कूल आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। स्कूल में जो है वहां पे उन्होंने जो है मिल के क्या किया हुआ था कि एक बंदे को कह दिया कि मैं आपको थोड़ा सा शेयर दूंगा, आप मेरी अटेंडेंस लगाते रहो। ठीक है, तो अटेंडेंस भी चलती रही, वहां पे जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी आगे नहीं जा रही। तो इस चीज को चेक करने के लिए फिर क्या होते थे, डिफरेंट किस्म के जिसको हम कहते हैं कि छापे पढ़ना, ठीक हो गया, वहां पे अटैक जो है इंस्पेक्ट किया जाता था, डिफरेंट तरीकों से आप उस चीजों को चेक करते थे। इसकी इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आप फिर किस तरीके से इन चीजों को चेक करोगे। तो आपके पास इन्होंने जो है एक एग्जांपल दी हुई है बॉटल ड्रिंक्स कंपनी की, सुपरमार्केट की और रिटेलर्स की। ठीक है, कि आपके पास क्या है कि एक कंपनी है जो क्या करती है, बॉटल जो है सेल आउट करती है सुपरमार्केट्स को और डिफरेंट रिटेलर्स को। सो कहता है कि द कंपनी मेंटेन्स इट्स इन्वेंटरी इन अ सेंट्रल वेयरहाउस। उसने एक सेंट्रल वेयरहाउस बनाया हुआ है जहां पे उसने सारी की सारी चीजों को रखा हुआ है, वहीं से उसके गोदाम से सारा का सारा माल क्या होता है, वो फ्लोट हो रहा होता है। So internal controls would be established by a management to ensure the security of the inventories. कि इंटरनल कंट्रोल किस लिए बनाओगे कि आप जो है क्या करोगे, उसकी सिक्योरिटी को एश्योर करोगे कि कोई बंदा जो है उसमें से सामान चोरी ना कर ले, कोई जो है क्रेट इधर उधर जो है गायब ना हो जाए। So and to ensure the accuracy of accounting figures for inventories included in the financial statements. और दूसरी चीज जो आप देखोगे वो आपके पास क्या है, वो एक्यूरेसी चेक करोगे कि जितने आपकी सेल हुई है क्या वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड की हुई है कि नहीं की हुई। दो चीजों को आपने एनालाइज करना है, एक तो फिजिकल कंट्रोल देखोगे आप इसका, और दूसरा रेगुलर इन्वेंट्री काउंट्स करोगे, जिसको इन्होंने क्या कहा हुआ है, पहले नाम दिया हुआ है, कहता है कि फिजिकल कंट्रोल चेक करोगे, दूसरा आप क्या करोगे, रेगुलर इन्वेंट्री अकाउंट्स की जो है काउंट्स करोगे। कि फिजिकल कंट्रोल से मुराद हमारा क्या है कि कोई भी बंदा जो है उस वेयरहाउस में विदाउट परमिशन एंटर नहीं होगा, जिस बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वही वहां पे जाएगा और वो उसको चेक कर सकता है। दूसरा जो आपके पास सिस्टम है वो ये है कि आप क्या करोगे, हर 6 माह बाद जितनी भी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है उसको काउंट करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास कंट्रोल्स हैं कि आपने जो है कंट्रोल किस तरीके से करना है, लॉक कर दो, वेयर हाउस का ख्याल रखो। दूसरी चीज आपने जो है काउंट्स उसके करो। अब इसका इंटरनल चेक कैसे होगा, इंटरनल चेक इस तरीके से होगा कि आपने क्या करना होगा कि उसकी जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंटिंग की, वो उससे नहीं कराओगे जो वहां का जो है जिम्मेदार होगा। अगर वो वहां का जिम्मेदार बंदा है तो वो क्या करेगा कि वो आपको जो है नेट से कोई चीज चोरी कर लेता है तो वो हमेशा आपको कहेगा कि सर सामान तो पूरा है, चाहे वहां पे सामान मौजूद हो या ना हो, वो आपको कहेगा सर सामान पूरा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट आपने थर्ड पर्सन से कराना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं कि सुपरविजन वगैरह जो हम कराते हैं, ठीक हो, कि माल जो है कोई गोदाम की वगैरह की सुपरविजन करता है, उसको देखता है कि सामान जो है मौजूद है, तो वो उसको काउंट करने के लिए एक अलग बंदा हमने रखा होता है। ठीक है, हर दफा हम किसी और से सुपरवाइज कराते हैं कि जाके आप काउंट कर लो, इस दफा आप काउंट कर लो, ताकि अगर एक बंदा होगा तो वही बात कि वो उसको छुपा सकेगा, वो आपको गलत काउंट दे सकता है, चाहे जो है सामान मौजूद हो या ना हो मौजूद। तो इंटरनल कंट्रोल क्या हुआ कि आपके तरीकेकार वाजे करोगे कि कैसे इस चीजों को चेक किया जाएगा, इनको कंट्रोल किया जाएगा। इंटरनल चेक क्या होगा कि आप उन चीजों को फिजिकली देखोगे और दूसरे बंदे को वहां पे लेकर आओगे जो इन चीजों की इंस्पेक्शन करेगा। ये आपके पास जो है इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक था। पर्पस क्या है इंटरनल कंट्रोल का, कि हम इंटरनल कंट्रोल क्यों करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब हमने इन चीजों को देख लिया इसके बाद हमें आसानी से पता चल सकता है कि इंटरनल कंट्रोल का मकसद क्या हुआ। कि the purpose of internal control is implied by the definition given earlier to help management achieve entities objectives, especially in terms of ensuring the orderly and efficient conduct of the business, the safeguarding of assets, the prevention and detection of fraud and errors, the accuracy and completeness of accounting records,
टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि हमने जो है वो एक दो ऑब्जेक्टिव्स तो स्टार्ट में कह दिए थे, लेकिन उसके अलावा क्या करता है कि जितने भी आपका बिजनेस हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो रहा है, आपके जितने एसेट्स मौजूद हैं बिजनेस में, क्योंकि इन्वेंट्री क्या है, एसेट्स है, तो आपके जितने भी एसेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है सिक्योर हैं कि नहीं। अगर कोई फ्रॉड है या कोई एरर हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे, डिटेक्ट कर सको और उसको रोक सको, और आपके जो है जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो और एक्यूरेट तरीकों से होंगे। जब आप जो है उसको इंस्पेक्ट करोगे, फिजिकली काउंट करोगे, तो आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे वो रिलायबल होंगे, और आपकी जो स्टेटमेंट्स बनेगी, जितनी इंफॉर्मेशन वहां से आएगी, वो क्या होगी, एक रिलायबल इंफॉर्मेशन कंसिडर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डू कंपनीज नीड इंटरनल कंट्रोल्स, कि कंपनीज को इंटरनल कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ऑलरेडी हमने कहा कि वो अपने आप को क्या करता है कि डिफरेंट जो है प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश करता है, फ्रॉड से बचाता है, एरर से बचाता है। So, इसलिए कहता है कि इंटरनल कंट्रोल्स आर देयर फॉर टू प्रिवेंट रिस्क अकरिंग और टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, कि एक तो आपके पास ये रिस्क है कि जी चोरी वगैरह हो सकती है, ठीक है, आपको पता है कि ये जो है चांसेस हैं, रिस्क है आपके पास कि ये फ्रॉड्स हो सकते हैं। और दूसरा मकसद आपका क्या है कि उन रिस्क को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, बल्कि उनको रोकेंगे कैसे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। सो कहता है कि इवन कंट्रोल्स आर इन प्लेस, डॉक्यूमेंट्स में स्टिल गेट लॉस्ट और पोर्टेबल एसेट्स में गो मिसिंग। अगर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पे आपने इतना कंट्रोल किया होता है, चेक एंड बैलेंस भी रखा होता है, फिर भी आपके डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं या एसेट्स इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, सो कहते हैं कि द लेवल एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट द रिस्क आर इफ सच कंट्रोल फेल्स, कि अगर आपके पास इस किस्म की सिचुएशंस आ जाती है कि जहां पे स्टिल आपके पास फ्रॉड्स और जो है मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन या चीटिंग हो सकती है, तो उसके लिए फिर आपने ये चीज देखनी होगी कि अगर ये फेल हो जाते हैं आपके तरीके, तो आपको क्या करना होगा, कोई अल्टरनेटिव भी तो आपको सोचना पड़ेगा। So it is particularly important that stringent control exists when there are associated legal requirements, कि जहां पे आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी वहां पे आपने क्या करना होगा कि कंट्रोल को सख्ती से देखना होगा, आपने वहां पे जो है नरमी नहीं करनी कि आप उन चीजों को लाइटली कंसिडर करो कि नहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं हो सकता, खैर हम जो है कानून से छुप के इस चीज को जो है फ्रॉड कर सकते हैं। नहीं, बल्कि आपने जो है प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करना होगा, आपने इंस्पेक्शन सुपरविजन सब चीज जो है प्रॉपर तरीके से करनी होगी, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है अगर कोई रिस्क बनता है तो उसको कंट्रोल करने का तरीका भी आपके पास वाजे हो। इंटरनल कंट्रोल को मजीद इन्होंने जो है किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, कहता है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। पहले जो है पैराग्राफ में क्या हुआ है कि आप उसको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को बैच दे सकते हो या नंबर कर सकते हो, कि अगर एक चीज जो है नंबर वाइज चलेगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी डॉक्यूमेंट कौन सी नंबर पे थी। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाती है तो आपको नंबर से पता चलेगा। जैसे कहता है कि अगर आपने जो है सेल की इनवॉइसेस ली हुई हैं, तो अगर उसमें से एक इनवॉइस गायब है, तो अब आपने ये नहीं कंसिडर करना कि बस चलो एक ही गायब है, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर एक गायब हो गई है तो आपने इन्वेस्टिगेट करना होगा कि प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जितने भी अदर इनवॉइसेस थी वो भी गायब हो सकती है। ठीक है, तो अब आपने जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, क्योंकि अगर आपने जो है सही तरीके से जो है मिस्ड जो है इनवॉइस को अप्रोच नहीं किया, तो हो सकता है कि आपकी इनकम जो है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर आपने जो है परचेजेस किए हुए हैं और आपने जो है उसको वहां पे लिखा था, ठीक है, आपने नहीं लिखा या आपने उसको लिखा हुआ और इनवॉइस नहीं है, तो प्रॉब्लम बन सकती है कि पैसे कहाँ गए। और अगर आपने वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आपको चाहिए कि वहां पे आप उसको प्रॉपर तरीके से मेंशन करो। सो कहते हैं कि बट व्हाट इफ अमाउंट्स इन्वॉल्व आर स्मॉल, डज वन इनवॉइस रियली मैटर। कहते हैं कि अगर छोटे से पैसे हो, अगर हम कहते हैं कि जी चलो कोई बात नहीं है, 1000 200 2000 की बात है, छोड़ो जाने दो, तो क्या होगा। और क्या इनवॉइसेस इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि हम उसको देखें। तो जाहिर सी बात है कि अगर आज जो है 1000 2000 की चोरी हो रही है, पैसे जो है गायब हो गए, तो कल को इससे बड़ी भी हो सकती है। तो एक इनवॉइस तो आपके पास नहीं है। और जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहां पे तो सारी की सारी चीजें इनवॉइसेस के बेसिस पे चलती हैं। तो जब अगर एक बंदे की जो है इनवॉइस गायब हो जाएगी, तो वो अगली दफा दो तीन और चुरा लेगा, अगली दफा उससे ज्यादा चोरी की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपके पास के जितने भी ज्यादा चोरियां होती जाएंगी उतने ही मिसिंग इनवॉइसेस आएंगे, और आपकी जितने भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज होंगी वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से इन चीजों को सेंसिटिवली देखना पड़ता है।
आपको इन चीजों को लाइट कंसिडर नहीं करना होता कि चलो खैर है कोई बात नहीं, आपने इंस्पेक्ट करना होता है और इन चीजों को प्रॉपर तरीके से देखना होता है। और इसीलिए कहता है कि अथोराइजेशन कंट्रोल्स आर अनदर टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड आर पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। कि आप क्या करते हो, अथोराइजेशन कर लेते हो कि आप इन चीजों को जो है चेक करने की कोशिश करते हो, जिसकी इन्होंने बड़ी प्यारी सी एग्जांपल आपको दी हुई है। कहता है कि क्या होता है कि आपके पास जो है नॉर्मली आप लोगों ने भी इस चीज को देखा होगा कि क्लर्क्स क्या करते हैं कि जिससे वो चीजें परचेज करता है उसके साथ उसने क्या की होती है, एडजस्टमेंट की होती है। जैसे मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी कि उसको कहता है कि कुछ बेनिफिट आपका हो जाएगा, कुछ मेरा हो जाएगा, मैं कंपनी के लिए चीजें खरीदूंगा। ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, इनवॉइस तैयार कर लेता है 10,000 की, और सामान वो जो है 6,000 का 5,000 का होता है, क्योंकि वहां से वो जो है उसके दोस्त की दुकान होती है, वहां से वो चीजें लेकर आ रहा होता है, तो वो 5,000 रुपए दोनों आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब एथोराइजेशन तो आपके पास हो चुकी है, आपने जो है कह दिया कि चलो ठीक है सामान जो है मंगवा लो, हमें ये चीज चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए। तो यहाँ पे क्वांटिटी भी पूरी है, सब कुछ पूरा है, इनवॉइस भी आपको मिल गई है। लेकिन वहां पे वो क्या कर रहा है कि डबल चार्ज कर रहा है। किसकी मदद से, अपने फ्रेंड की मदद से वो आपको जो है डिफरेंट इनवॉइसेस बनाकर दे रहा है। और ये सबसे कॉमन आपके पास जो है फ्रॉड्स है जो आपको हर जगह नजर आएंगे। आपके जितने भी छोटे लेवल, क्लैरिकल लेवल या उससे जितने भी लोअर स्टाफ होगा, वो इस किस्म के फ्रॉड्स में इन्वॉल्व होता है। सो कहता है कि कंट्रोल्स टू प्रिवेंट दिस रिक्वायर्ड पेमेंट्स टू बी ऑथराइज्ड ओनली विद रेफरेंस टू द परचेज इनवॉइसेस दैट आर अटैच्ड टू गुड्स रिसीव्ड नोट्स, or authorization for the receipt of services by managers completely unconnected with the accounting function. So इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जितने भी जो है परचेजेस होंगे उनको इन रेफरेंस के साथ देखोगे, क्योंकि जितने गुड्स अटैच होंगे उसके साथ देखोगे, और प्रीवियसली उन चीजों के साथ भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका मैनेजर क्या कर सकता है कि वो इन चीजों को देख सकता है अथोराइज कर, क्योंकि मैनेजर आपका क्या है, वो जो है इस चीज को तो नहीं देख सकते कि आप मार्केट में जाओ और इन चीजों का पूछ लें। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि ये परचेजेस कहाँ से हो रही है, नए रेट्स क्या चल रहे हैं। तो मार्केट से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इन्फॉर्म रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो है इस किस्म के कॉमन फ्रॉड्स हैं आपके साथ होते रहेंगे। सो इसमें जो है कहता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है इंटरनल कंट्रोल्स के। तो ये जो है आपके पास मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे कहता है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा कहता है कि एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, थर्ड है इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, control activities, monitoring of controls. कहते हैं कि the term internal control refers to any of these 5 components. कि internal control तब होगा जब ये 5 चीजें उसमें पाई जाएंगी। अब वन बाय वन जो है इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। पहली चीज कहता है कि the control environment is overall attitude of the management regarding internal controls and their importance. कि आपके जितने भी कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, कि आपके मैनेजमेंट के साथ ये जो है एसोसिएटेड है, कि वो कितना जो है इंटरनल कंट्रोल्स को जो है फोकस करता है, कितना इसको सीरियस लेता है, और कितना जो है उसके लिए ये प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट करता है। सो कहता है इट एनकम्पास management's philosophy, for example a commitment to integrity and ethical values, a formal organization structure and proper training of staff। कि उसके लिए वो जो है क्या करता है कि किस तरीके से जो है ट्रेनिंग्स कराता है, किस तरीके से इन तमाम चीजों को वो जोड़ के रखता है, और अपने मैनेजमेंट जो है उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको एक साथ लेकर चलता है। मजीद डिटेल में इन चीजों को जो है कंट्रोल एनवायरनमेंट को इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। कहता है कि द कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स एम्प्लॉय। इट इज फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव कंट्रोल प्रोवाइडिंग डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर। कि आपने अपना इन्वायरमेंट ऐसे बनाना होगा कि जब आपके हायर मैनेजमेंट सीरियस होगी, वो जो है रूल्स को वायलेट नहीं करेगी, वो जो है अनएथिकल काम नहीं करेगी, तो आपका लोअर स्टाफ भी जो है इन चीजों की तरफ नहीं जाएगा। और इसी के एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है। कहता है कि अगर आपका सीनियर मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, अनएथिकल बिहेवियर रखती है, तो क्या होगा कि वो जो है क्या करेगी, फ्रॉड्स वगैरह करेगी। जब वो फ्रॉड्स करेगी तो वो जो है अपने एम्प्लॉयज को भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगी, क्योंकि विदाउट उसके तो फ्रॉड्स हो नहीं सकते कि वो अपने शेयर होल्डर्स को धोखा दे। तो जब वो इन चीजों को इन्वॉल्व कर देगी तो बैक पे क्या होगा, सबके सब जो है वहां पे फ्रॉड्स कर रहे होंगे। जैसे हमारे जो है गवर्नमेंट्स वगैरह में आप देख लें कि A to Z हर बंदा जो है फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है। अदरवाइज अगर उसका जो है टॉप पे बंदा जो है सही बैठा हुआ हो, तो नीचे जो है फ्रॉड होना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि जब वो खुद सही तरीके से काम कर रहा है तो वो दूसरों के काम पे भी कड़ी नजर रखता है, तो कोई फ्रॉड्स वगैरह तो नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, कि आप अपने रिस्क को किस तरीके से देखोगे। सो कहते हैं कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज एन एंटिटीज प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द बिजनेस रिस्क। कि जो हमने कहा कि आप क्या करोगे, असेस करोगे कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे रिस्क को, बिजनेस के रिस्क को।
कि कौन कौन से रिस्क हैं जो बिजनेस जिसमें जो है इन्वॉल्व होता है, आप उन चीजों को एनालाइज करोगे और फिर उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो हमेशा जब भी आप रिस्क असेसमेंट करोगे, वहां पे सबसे पहला प्रोसेस हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपको पता चले कि जी कौन सी जो है किस किस्म के रिस्क में आपका बिजनेस इन्वॉल्व है। और कहता है कि बिजनेस रिस्क क्या है, कि इज द पॉसिबिलिटी दैट एन इवेंट और ट्रांजैक्शन कुड अकर that will adversely affect the organization ability to achieve its objective and execute its strategies। कि आपकी कंपनी अपने जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव तभी कर सकती है जब वो अपने बिजनेस के रिस्क को कंट्रोल कर सकती है और अपनी स्ट्रेटजीज को जो है प्रॉपर तरीके से वो लेकर जा सकती है और इंप्लीमेंट करा सकती है। और इसी चीज को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक इंटरनल बिजनेस एक्टिविटीज होती है, एक दूसरा एक्सटर्नल होती है। तो इंटरनल तो हमने कहा कि वो हमारे पास जो है कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी कंसीडर होते हैं, जो हमने काफी डिटेल से स्टार्ट में पढ़े। ठीक है, एक्सटर्नल भी आपके पास क्या है, वो भी एलिमेंट्स हैं जो आपके पास अनकंट्रोलेबल होती है, लेकिन आप कोशिश करते हो कि वो मिनिमाइज हो जाए अप टू सम एक्सटेंट। जिसमें हमने एक्सटर्नल में क्या कहा था कि पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, आपके लॉज एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो है ट्रेंड्स आ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं, जिनको हमने प्रीवियसली काफी डिटेल से देखा हुआ है। इंटरनल आपकी बिजनेस जो है एक्टिविटीज कौन सी होती है, कि आपका बिजनेस जो है प्रोडक्ट कैसे डेवलप होगा, नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च होगा, सेल्स आप कैसे करोगे, परचेजिंग प्रोक्योरमेंट कैसे करोगे, प्रोडक्शन का फंक्शन आपका कैसे होगा, प्रोडक्ट आपका डिलीवर कैसे होगा, और आफ्टर सेल सर्विसेज आपकी कैसे परफॉर्म होगी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है आपके इंटरनल जो है और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, ये आपके बिजनेस के जो है रिस्क के साथ एसोसिएटेड है। तो आपके अगर बिजनेस इस किस्म की जो है रिस्क एसोसिएट है, कोई रिस्क फेस कर रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा पहले उसको। और फिर जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर आप उसके लिए जो है सोल्यूशन निकालोगे कि मैं इसको मैनेज कैसे करूंगा। और यही बात की हुई है कि once risk has been identified, management must investigate their significance, likelihood of their occurrence and how they should be managed। कि हमेशा हम कहते हैं कि 100% जो है रिस्क आपके लिए रिस्क नहीं होता। कुछ रिस्क किसी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, कुछ रिस्क आपके लिए जो है फायदेमंद नहीं होते। आप जो है सारे के सारे रिस्क को जो है इग्नोर नहीं करते, उतना ही रिस्क आप लेते हो जितना आप जो है अफोर्ड कर सकते हो। और इसलिए हम कहते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो वो तभी पॉसिबल होगा कि आप हायर रिटर्न हासिल कर सकते हो जब आप रिस्क को सही तरीके से मैनेज करोगे और रिस्क को जो है देखोगे कि कौन सा रिस्क जो है मैं प्रॉपर तरीके से जो है मिटिगेट कर सकता हूँ। थर्ड चीज हमने कही इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कहता है कि द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स established to process transaction that the entities carried out to maintain accountability for the related assets, liabilities, and equity balances. Many information systems make extensive use of information technology। कि इंफॉर्मेशन से मुराद हमारा क्या है, सिस्टम से मुराद कि आप एक ऐसा तरीक़ाकार बनाओ, एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है बनाओ जहां पे आपके पास प्रॉपर प्रोसीजर हो और उसमें जो है आप क्या कर सको कि प्रॉपर तरीके से सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो और उसके जो है अकाउंटेबिलिटी भी प्रॉपर तरीके से हो। जैसे आजकल हमारा कौन सा सिस्टम चल रहा है, हमने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्यादा इन्वॉल्व है, तो हम क्या करते हैं, बार कोड रीडिंग बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो स्कैनर्स उन्होंने लगाए होते हैं। ठीक है, तो वो जो है ये जो बार कोड रीडर हो गया या जो है उनके बैच रीडर कोडिंग सिस्टम्स हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। वहां से कंप्यूटर में आपके जो है डेटाबेस में वो सब सेव हो जाते हैं और फिर अगर कोई ट्रांजेक्शन्स इनकर हो रही होती है तो वो डायरेक्टली अपडेट हो रही होती है। तो इसमें ह्यूमन का जो है कंट्रोल बड़ा कम हो जाता है। जैसे ही ह्यूमन का कंट्रोल कम हो जाएगा, फ्रॉड के चांसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। और इसलिए कहता है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हम जो है यूज करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वही बात कि आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ऑल वैलिड ट्रांजैक्शंस, कि जितनी प्रॉपर ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही होती है। जैसे बार कोड रीडर पे आपके जितने भी जनरल स्टोर्स हैं वो करते हैं, तो वहां पे जो दुकानदार बैठा हुआ है वो चोरी नहीं कर सकता अकाउंट्स वाला। वो क्या कर रहा है, जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी की सारी वहां पे बार कोड रीड के जरिए से कंप्यूटर पे आ रही होती है और आपसे भी डबल वो चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन आपकी तरफ दिखी होती है कि आप जो परचेजेस कर रहे होते हो, आपको क्वांटिटी प्राइस सब नजर आ रही होती है। दूसरी बात कहता है कि डिस्क्राइब द ट्रांजैक्शन इन सफिशिएंट डिटेल टू परमिट प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कि दूसरी चीज क्या होती है कि आपके जितने भी जो है ट्रांजैक्शंस हैं उनकी प्रॉपर डिटेल दी जाती है जितनी आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग के लिए जरूरत होती है। थर्ड चीज कहता है कि मेजर द ट्रांजैक्शन टू परमिट द रिकॉर्डिंग ऑफ देयर प्रॉपर मॉनेटरी वैल्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर वो क्या करता है कि उन जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनके मॉनेटरी वैल्यू को भी कंसीडर करता है जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जरूरी होती है, determining the correct accounting period in which transactions should be recognized।
और जो आपके पास डेटाबेस अपडेट हो रहा होता है तो वो टाइम मैनर के साथ हो रहा होता है। तो आपकी जितने भी रिपोर्ट्स बन रही होती है या ट्रांजेक्शन होती है उनके साथ अपनी डेट, अपना टाइम ड्यूरेशन सब कुछ मेंशन होता है। प्रेजेंट प्रॉपर्ली द ट्रांजेक्शंस एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जितने भी आपकी जो है ट्रांजेक्शंस हो रही होती है और जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है वो सारी के सारी उसके साथ कोट होती जा रही होती है। ठीक है, अब कहता है कि कंट्रोल एक्टिविटीज, नंबर 4 चीज आ जाती है आपकी कंट्रोल एक्टिविटीज। कि control activities are the policies and procedures that help ensure that management directives are carried out. For example, that necessary actions are taken to address risks that threaten the achievement of the entity's objectives. Control activities, whether within IT or manual system, have various objectives and are applied at various organization functions and levels. कि कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है? कंट्रोल हम क्या करते हैं, पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाते हैं कि हम इन चीजों को देखें कि जितने भी हमने जो है उनको जो है ऑब्जेक्शन डायरेक्शंस दी हुई है क्या वो उस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमने जो उनको प्लान दिया था क्या वो उस प्लान के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हम कंट्रोल मेजर उसी के लिए बनाते हैं कि हम उन चीजों को रेक्टिफाई करते हैं कि क्या जो हमने कहा था वो काम वैसे ही परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। चाहे वो जो है आईटी में हो रहा हो या जो है मैनुअली परफॉर्म हो रहा हो, हम चीजों को आइडेंटिफाई करके उनको कंट्रोल करते हैं। और कहते हैं कि डिफरेंट बुक्स आइडेंटिफाई डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज। हम उसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के जो है प्रोसीजर्स और बुक्स मेंटेन रखते हैं। पहली चीज कहता है अथोराइजेशन का जो सिस्टम हमने कहा कि आप चीजों को क्या करते हो, अथोराइज कराना शुरू कर देते हो, आपसे अप्रूव होकी जाएंगी। दूसरी चीज आप उनकी कंपैरिजन करते हो, ठीक है, कि प्राइसेस क्या थी, ट्रांजेक्शन्स कैसे हो रही थी, सो फार कैसे चल रहा था, उन चीजों को देखते हो। कंप्यूटर कंट्रोल्स किस तरीके से आप जो है उनको चेक एंड बैलेंस रखते हो, कंप्यूटर में कौन से सॉफ्टवेयर के जरिए से इनको एनालाइज करते हो क्वांटिटी वगैरह को। अरिथमेटिकल कंट्रोल, आप उनके जो है स्ट्रक्चर वाइज देखते हो, उनके जो है डायग्राम्स वगैरह बना के उन चीजों को देखते हो। आप उनके जो है ट्रायल बैलेंस जो है रखते हो, ठीक है। आप उनके जो है कंट्रोल अकाउंट्स बनाते हो, टी अकाउंट्स के जरिए से उनको एनालाइज कर सकते हो। आप उसके जो है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बना सकते हो, फिजिकली चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर सकते हो कि हर बंदे की जो ड्यूटीज हैं वो स्प्लिट कर दो। जितनी जो है स्प्लिट ड्यूटीज चलेंगी उतना ही जो है काम सही तरीके से चलता रहेगा। तो इस चीज को याद करने के लिए हम क्या करते हैं जी, जो है हम क्या करते हैं निमोनिक जो है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एसीसीएम मैप्स। ठीक है, कि ए से अथोराइजेशन, सी से कंपैरिजन, दूसरे सी से कंप्यूटर कंट्रोल, ए से जो है अरिथमेटिकल कंट्रोल, एम से मेंटेनिंग, ए से अकाउंटिंग, पी से जो है फिजिकल कंट्रोल और एस से सेग्रीगेशन। तो हम इन चीजों को जो है कंट्रोल करने की और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है जो मैंने आपको बता दी, इन्होंने दोबारा डिटेल से आपको बताई हुई है वन वन लाइन में। इन चीजों को जो है उन्होंने एग्जाम्पल में पुट किया हुआ है। ठीक है, कि ये चीजें एज एन एग्जांपल इन्होंने यूज की है कि किस तरीके से हम इस एक्रोनिम को इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं कि मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पांसिबल फॉर weighing up the cost and benefits of the possible controls and establishing an appropriate internal control system। कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही, की पॉइंट इनका क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो हमेशा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करती है कि ऐसे कंट्रोल सिस्टम को लॉन्च करें कि जिसके बेनिफिट ज्यादा हो और उसकी कॉस्ट कम हो। अगर उसकी कंपनी को कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही हो तो कंपनी को वो फायदा मंद नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी, उस चीज को जो है एनालाइज करने की कोशिश करेगी और अपनी कॉस्ट को जो है रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। सो यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।